चलिए चैप्टर 13 है अकाउंटिंग रेशियो, हिंदी में लेखांकन अनुपात। शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ क्या है? चालू संपत्ति घटे चालू दायित्व, चालू संपत्ति प्लस चालू दायित्व, चालू दायित्व घटे चालू संपत्ति, कोई नहीं। नेक्स्ट, आदर्श चालू अनुपात है 2:1, 1:1, 3:2, 4:1, 2:1। ये अकाउंट्स में भी आता है, ध्यान रखेंगे। बोलो तो आशीष, निम्न में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है? विज्ञापन, प्रारंभिक व्यय, मजदूरी व्यय, किराया। प्रारंभिक व्यय। बैठो, देखिए क्यों, कोई बता सकते हैं? संचालन व्यय को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो बिजनेस को चलाने में खर्च होता है। तो जो अदर 3 ऑप्शन है, जैसे विज्ञापन, तो विज्ञापन हम क्यों देते हैं? प्रचार इसलिए कराते हैं ताकि मेरा कस्टमर्स बढ़े, बिजनेस अच्छे से चले। मजदूर क्या करता है? हमको बिजनेस चलाने में हेल्प करता है। इसी तरह से किराया क्या करता है? रूम रेंट जो हम पे करते हैं, क्योंकि बिजनेस तो रूम में ही चलेगा ना, किसी दुकान में ही चलेगा। तो यह तीनों व्यय जो है वह संचालन व्यय है। और एगो प्रारंभिक व्यय है, वह दुकान खोलने से पहले ही कागज पत्तर सब में जो खर्च होता है। तो इसीलिए यह संचालन से संबंधित नहीं होता है, यह स्थापना से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। स्कंध आवर्त अनुपात है तरलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, वित्तीय स्थिति अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट। चालू अनुपात होता है आर्थिक चिट्ठा अनुपात, लाभ हानि अनुपात, मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। संचालन अनुपात है लाभदायकता अनुपात, निष्पादन अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, इसमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? लाभदायकता अनुपात होगा। नेक्स्ट, लाभप्रदता अनुपात को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है साधारण अनुपात में, प्रतिशत में, गुना में, कोई नहीं। क्या होगा आंसर? प्रतिशत में। लाभदायकता को साधारणतया परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। बोलते हैं 10% लाभ होगा, 15% लाभ होगा। नेक्स्ट, वित्तीय स्थिति अनुपात को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है साधारण अनुपात में, प्रतिशत में, गुना में, कोई नहीं। क्या होगा आंसर? वित्तीय स्थिति को साधारण अनुपात में। अभी बोले थे ना चालू अनुपात 2:1 है। वित्तीय स्थिति संपत्ति और दायित्व की स्थिति बताता है, समझे? नेक्स्ट, अम्ल परीक्षण अनुपात की गणना करने में निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति को ध्यान नहीं दिया जाता है? रोकड़, प्राप्य बिल, स्टॉक, कोई नहीं। बैठो। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, ये जो दूगो होता है ना संपत्ति, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, इस दोनों को क्विक रेशियो निकालने टाइम में नहीं ध्यान दिया जाता है। इसका कंसेप्चुअली हम स्टडी करेंगे अकाउंट्स का, जब रेशियो पढ़ेंगे ना तो पूरा समझ जाओगे, फॉर्मूला बेस्ड होता है। चलिए, इस चैप्टर में 9 था ओनली ऑब्जेक्टिव्स। अगला है ब्रेक इवन एनालिसिस, सम विच्छेद विश्लेषण, चैप्टर 14। बोलो, सम विच्छेद बिंदु बीईपी बराबर फिक्स कॉस्ट बट्टा पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट बट्टा पीवी रेशियो इंटू 100, पीवी रेशियो बट्टा फिक्स कॉस्ट, कोई नहीं। फिक्स कॉस्ट बट्टा। नेक्स्ट, अंशदान कंट्रीब्यूशन बराबर बिक्री घटाव कुल लागत, बिक्री घटाव परिवर्तनशील लागत, बिक्री घटाव स्थिर लागत, इसमें से कोई नहीं। करेक्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल्स माइनस सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर बिक्री घटाव अंशदान, बिक्री एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी, इसमें पूरा नहीं लिखा है, इसका होगा वास्तविक बिक्री घटाव बीईपी, इंग्लिश में एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी,
सी है बीईपी पर बिक्री घटाव का वास्तविक बिक्री, इसमें से कोई नहीं। सुरक्षा सीमा बराबर फॉर्मूला होता है सेल्स लेस, जब हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है इंग्लिश में पढ़ लिया करो, आसान होता है। सेल्स हिंदी में है। सुरक्षा सीमा या मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर बिक्री घटाव अंशदान वास्तविक बिक्री घटाव ब्रेक इवन पॉइंट यानी बीईपी पर बिक्री घटाव की वास्तविक बिक्री, इसमें से कोई नहीं। नहीं याद है तो काहे 3 बार पूछ रहे हो? चरण को कष्ट मत दो, बैठो। सरोज कुमार, सुरक्षा सीमा है बिक्री घटाव अंशदान वास्तविक बिक्री घटाव बीईपी पर बिक्री घटाव वास्तविक बिक्री, इसमें से कोई नहीं। सुरक्षा सीमा बिक्री घटाव अंशदान बी वास्तविक बिक्री घटाव सी बीईपी पर बिक्री घटाव वास्तविक बिक्री सी डी, इनमें से कोई नहीं। वास्तविक घटाव वास्तविक बिक्री घटाव, बैठो। थोड़ा कंफ्यूजन की तरह ही बोला है। लाभ मात्रा अनुपात पीवी रेशियो बराबर अंशदान गुणे 100 बट्टा बिक्री, बिक्री गुणे 100 बट्टा अंशदान, अंशदान बट्टा बिक्री, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में कौन सी सम विच्छेद विश्लेषण की उपयोगिता है? जोखिम मूल्यांकन, लेखांकन आंकड़ों को समझना, लाभ सुधार, इनमें से सभी। करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सम विच्छेद विश्लेषण की गणना का तरीका है? गणितीय विश्लेषण, लेखा चित्र विश्लेषण, ए और बी दोनों, ना ए और बी दोनों। करेक्ट। निम्न में से कौन सी सम विच्छेद विश्लेषण की सीमा नहीं है? तकनीकी स्थिरता, लाभ विभाजन, बहुउत्पाद फर्म की उपयुक्तता, विक्रय मूल्य में परिवर्तन। तकनीकी स्थिरता, ठीक। बीईपी खत्म हुआ। चैप्टर 15 उद्यमी पूंजी, कोष के स्रोत एवं साधन। जोखिम पूंजी शिलाधार कब स्थापित की गई? 1970, 1975, 1986, 1988। 1975। जोखिम पूंजी शिलाधार कब स्थापित की गई? 1975। नेक्स्ट, उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में। अमेरिका में, करेक्ट। नेक्स्ट, जोखिम पूंजी शिलाधार निम्न द्वारा स्थापित की गई? IFCI, UTI, IDBI, ICICI। IFCI। नेक्स्ट, उद्यमी पूंजी में रहता है उच्च जोखिम, साहसिक जोखिम, कोई जोखिम नहीं, कोई नहीं। क्या? नेक्स्ट, उच्च जोखिम होगा, ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं आधारभूत निगम स्थापित किया गया वर्ष 1975, 1986, 1988, 1990। क्या होगा सही आंसर? 88 होगा, ठीक है। भारत निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया IFCI, ग्रिंडले बैंक, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक। ग्रिंडले बैंक, करेक्ट। उद्यमी पूंजी उपलब्ध है अत्यंत जोखिम इकाई हेतु, तकनीकी इकाई हेतु, संस्थागत इकाई हेतु, इनमें से सभी। करेक्ट। भारत सरकार द्वारा निर्गमित दिशा निर्देश के अनुसार साहसिक पूंजी कोष के लिए ऋण क्षमता अनुपात निम्न है: 1.5, 2.0, 0.5, 2.5। चैप्टर 16 प्रौद्योगिकी का चयन, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन जो हम करते हैं। पहला है श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयोगी है विकासशील देशों हेतु, विकसित देशों हेतु, पिछड़ी अर्थव्यवस्था के लिए, कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट,
पूंजी गहन प्रौद्योगिकी की वकालत की जाती है क्योंकि शीघ्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रभाव, रोजगार में वृद्धि, उपयुक्त सभी। क्या होगा सही आंसर? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयुक्त है क्योंकि इसका संबंध प्राकृतिक में अविचलन, प्राकृत में गतिशील, प्राकृत में रुकी हुई, इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या होगा आंसर? प्राकृत में अविचलन। ठीक है, बैठो। नेक्स्ट, आवाज में, चलों का प्रयोग प्रायः तकनीकी योग्यता के लिए किया जाता है। 2, 3, 4, 5। 2 क्या होगा सही आंसर? 4 होगा। चलों का प्रयोग 4 तकनीकी योग्यता के लिए। पूंजी गहन प्रौद्योगिकी इतनी उपयोगी नहीं है क्योंकि यह श्रम शक्ति की सहायता करती है, उपभोक्ता का शोषण करती है, संतुलन क्षेत्रीय विकास को सुधारती है, पूंजी गहन साधनों को नियंत्रित करती है। क्या होगा आंसर? क्योंकि उपभोक्ता का शोषण करती है। चलिए, चैप्टर 16 कंप्लीट। देयर वाज ओनली 5 ऑब्जेक्टिव्स। चैप्टर 17 फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का बुनियादी आधार, जो आप लोग बीएसटी में भी पढ़े हैं। प्रबंध है डॉट कला विज्ञान दोनों कोई नहीं। इसमें वही क्वेश्चन सब है बीएसटी वाला, इसलिए हम नहीं पूछना चाहेंगे। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्राकृतिक में लागू होता है क्रेता सावधानी नियम, विक्रेता सावधानी नियम, इनमें से कोई नहीं, दोनों। करेक्ट। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता कुशल प्रबंध की होती है, हमको पता है। चैप्टर 18 प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल, यानी उत्पादन का प्रबंध और क्वालिटी का कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल मतलब समझते हैं ना, हमारी जो क्वालिटी है उसको हमें मेंटेन करके रखना होता है। अधिकांशतर कंपनीज में पाया जाता है प्रोडक्ट जब शुरू में निकालेगा बहुत अच्छा क्वालिटी देगा, और जब मार्केट में फैल गया, जम गया, इसका तो वो क्वालिटी में कमी करने लगता है। उससे क्या होता है, वो मार्केट से उड़ जाता है। और अगर आप क्वालिटी को पकड़ के रखेंगे तो आप मार्केट में कंसिस्टेंटली बने रहेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, नोकिया का मोबाइल जब आया था, सैमसंग का मोबाइल जब आया था, इतना अच्छा क्वालिटी था कि ईंटा से फोड़ दो तो ईंटा फूट जाता था। सही बात हम बोल रहे हैं, मतलब मिसाल दिए हैं, ईंटा नहीं फूटता था लेकिन इतना मजबूत था। ठीक है, और धीरे धीरे वह इतना रेट कम करने लगा और क्वालिटी घटाने लगा कि आज के डेट में नोकिया नज़र नहीं आता है, जबकि नोकिया के आगे में कोई मोबाइल ही नहीं था। सैमसंग का भी हालत आजकल बुरा है। दूसरा देखते हो, सड़क छाप कंपनी सब, एमआई सब क्या है, उसके सामने जन्म लिया है, लेकिन उसने क्वालिटी को मेंटेन करके रखा। 2012 में आया है वो एमआई का, अभी 22 है, 10 साल में कोई शिकायत नहीं किया होगा कि एमआई का ये ठग लिया तो वो ठग लिया, पहले वाला ये नहीं मिला वो नहीं मिला। तो हम मार्केट में तभी बने रह सकते हैं जब हमारा क्वालिटी रहेगा। समझ बात को? जैसे मान लो कोई ब्यूटी पार्लर खोला, तो शुरू में बहुत अच्छा मेहनत से अच्छे से आईब्रो बनाता था, डिजाइन से, दर्द भी नहीं होता था, ये भी नहीं होता था। और जब जम गया तो उसके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ गया, कस्टमर्स। अब 1 घंटा टाइम है, पहले 1 घंटा में 3 बनाते थे, अच्छे से बनाते थे। अब हमारे पास 10 वो बैठल रहते हैं, तो ऐसे धागा पकड़ा, छील छाल दिया मुँह का। ठीक है, 10 होगा या अच्छा नहीं बनेगा तो क्या होगा, दूसरे दिन से लोग वहाँ आना कम कर देंगे। ये भी एक उदाहरण है। तो वी मस्ट हैव द कंट्रोल द क्वालिटी। समझे बात को? तब क्या होगा कि आपके पास हमेशा भीड़ लगा रहेगा। समझ रहे हो खुशी? समझ रहे हो ना बात? नहीं समझी? तो हमें क्वालिटी मेंटेन करके रखना चाहिए। द नेक्स्ट इज वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में है प्रत्यक्ष उत्पादन, अप्रत्यक्ष उत्पादन, प्राथमिक और द्वितीयक। क्या होगा सही आंसर? अप्रत्यक्ष उत्पादन होगा।
ठीक है, काउंटिंग करते रहो। डॉट 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 का प्रयोग प्रायः ग्राफ, यातायात तथा सिंप्लेक्स रीतियों में किया जाता है। लीनियर मूल्यांकन, क्रांतिपथ विश्लेषण, उत्पाद निरीक्षण, कार्यक्रम प्रारूप। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन टू यू। डॉट 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 का प्रयोग प्रायः ग्राफ, यातायात और सिंप्लेक्स रीतियों में किया जाता है। लीनियर मूल्यांकन, क्रांतिपथ विश्लेषण, उत्पाद निरीक्षण, कार्यक्रम रूपरेखा। ठीक है। उत्पादन निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू हैं उत्पाद निरीक्षण, प्रक्रिया निरीक्षण, निरीक्षण विश्लेषण, इनमें से सभी। करेक्ट। उत्पादन रूपरेखा की प्रक्रिया विभाजित है 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 6 वर्गों में, 2 वर्गों में। और प्रत्यक्ष उत्पादन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित है: प्राथमिक, द्वितीयक, सहायक, इनमें से सभी। अगला है विपणन प्रबंध, which is marketing management, already studied in the business studies. That's why we won't have any problems. But let's see, is there any other questions? विज्ञापन पर व्यय किया गया धन विनियोग है, ये तो मुझे भी पता है। विपणन व्यय भार है, उद्योग पर, व्यवसायियों पर, उपभोक्ताओं पर, ये सभी उपभोक्ताओं पर। जितना भी प्रचार होता है ना, आप लोग टीवी में देखते हैं ना, बड़का बड़का हीरो सब लेता है प्रचार का खर्चा। वो प्रचार अगर वो सामान खरीदोगे तो समझो कि तुमसे पैसा ले रहा है, कंपनी से नहीं। किससे ले रहा है? क्योंकि कंपनी वाला जितना उसको देगा उसका 3 गुना जोड़ेगा सामान पे और तुमसे लेगा वसूली। तो इसीलिए होता है उपभोक्ताओं पर। किस पर होता है भार? व्यवसाय के लिए विपणन है अनिवार्य, आवश्यक, अनावश्यक, विलासिता। नियोजन और ये विपणन दोनों क्या है? अनिवार्य। समझो आपको। ट्रेनिंग क्या है? आवश्यक, ध्यान रखना। नेक्स्ट, विपणन का लाभ उपभोक्ताओं को, व्यवसायियों को, निर्माताओं को, सभी को ये मैं बोल रहा हूँ, पूछा नहीं हूँ। विपणन अवधारणा उत्पादोन्मुखी, विक्रयोन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी, ये तीनों। ठीक है। चलो पूछ ले। विज्ञापन है एक व्यक्ति संप्रेषण, एक गैर व्यक्तिक संप्रेषण, एक लिखित संप्रेषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, आपके बाजार में सम्मिलित है आपके क्षेत्र के सभी व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनको सेवाओं तथा उत्पादों की आवश्यकता है। सी, वे व्यक्ति जो इनका भुगतान करने योग्य हैं। डी, उपयुक्त सभी। करेक्ट। व्यक्तिगत विक्रय मौखिक प्रस्तुति है, लिखित प्रस्तुति है, दृश्य प्रस्तुति है, कोई नहीं। इसका आंसर होगा मौखिक। क्या होगा? इन व्यक्तिगत का मतलब हमारे पास डायरेक्ट आकर के जो मिलता है और वो मुंह से बताता है कि हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, खरीदिए, इसलिए इसको मौखिक प्रस्तुति बोलते हैं। नेक्स्ट, संभावी ग्राहक होते हैं लोग जिन्हें सेवा तथा उत्पाद की आवश्यकता है, जो लोग सेवा अथवा उत्पाद खरीदने योग्य हैं, जो सेवा तथा उत्पाद क्रय करने को इच्छुक हैं, उपयुक्त सभी। ठीक है। विज्ञापन का उद्देश्य है संभावित ग्राहक को आकर्षित करना, ग्राहकों को सूचना देना, मार्गदर्शन देना, उत्पादों का प्रचार करना, इनमें से सभी। ठीक है। उत्पादन अंतर्लय को प्रभावित करने वाले घटक हैं विपणन, उत्पाद, वित्तीय, ये सभी। क्या होगा आंसर? विपणन होगा। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र किसका है? ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग, व्यापार मार्क। पैकेजिंग सही है क्या? मेहनत करके आया है। लेबलिंग है अनिवार्य, आवश्यक, ऐच्छिक, धन की बर्बादी। क्या होगा सही आंसर? लेबलिंग है आवश्यक।
अब आते हैं वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ईपीएस में कुछ ज्यादा ऑब्जेक्टिव है ना बीएसटी की तुलना में। संचय अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है। लाभ वाले वर्ष में, हानि वाले वर्ष में, लाभ अथवा हानि दोनों वर्ष में कोई नहीं। नेक्स्ट, नग्न ऋण पत्र होते हैं, पूर्णतः सुरक्षित, आंशिक सुरक्षित, आरक्षित, कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं। क्या होगा आंसर? अरक्षित। एक भी याद करके नहीं लाया। बैठो तुमको हम इलाज करते हैं आज। अरे बुक लियो तुम ईपीएस का? नहीं लो। घड़ी खरीद 2000 का हाथ में पहनो, शर्ट पहनो 5000 का। अब बुक मत खरीदो, खराबी कर जाएगा। बेशर्मी की हद होती है तो पार कर देता है सब एकदम। 1 साल कंप्लीट होने वाला है, बट दे डोंट हैव मनी टू परचेज द बुक। अधिमान अंशों पर जब कंसिस्टेंटली कोई गलती कर रहा है ना, समझो वो बुक नहीं खरीद करके रखा है। ऑब्जेक्टिव्स कहां से याद करेगा? इतना कौन लिखाएगा ऑब्जेक्टिव्स? अधिमान अंशों पर लाभांश दर होती है स्थिर, चल, अर्धचल, इसमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? स्थिर होगा। क्या होगा आंसर? अधिमान अंश यानी प्रेफरेंस शेयर पे स्थिर होता है। नहीं देखते हो शेयर पढ़े हो ना, प्रेफरेंस शेयर, उस पर लिखा है 5% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर, मतलब क्या 8% उसको मिलेगा, फिक्स है। एसएफसी एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया? 1948, 1949, 1950, 1951। करेक्ट। आईएफसीआई स्थापित की गई किस वर्ष में? 1939, 1948, 1950, 1956। ठीक है। आईडीबीआई किस वर्ष स्थापित की गई? 1944, 1954, 1964, 1974। 1964। देखो 3-3, 4-4 साल पूछा है इस क्वेश्चन सब। 10 में, 12 में, 15 में, 17 में, ऐसे करके पूछा है। हर अल्टरनेट ईयर में पूछते गया है। और ये पुराना बुक है इसलिए, न्यू बुक में उसके बाद भी 17 के बाद भी पूछा है। लाभांश है शुद्ध लाभ, लाभ का नियोजन, संचय कोष, अवितरित लाभ का अंश, लाभ का नियोजन। देखो इसमें आंसर तुमको गलती दिया है। डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। लाभांश जो होता है ना, अवितरित लाभ का अंश होता है। देखो नाम क्या है? लाभांश। संधि विच्छेद करो, लाभ का अंश। तो यहाँ पे दे रहे हैं लाभांश, तो नियोजन नहीं होगा। क्या होगा? अवितरित लाभ का अंश। बुक में आंसर गलती दिया है। क्या होगा आंसर? लाभांश है अवितरित लाभ का। नेक्स्ट, जन निक्षेप साधन है अल्पकालीन वित्त का, दीर्घकालीन वित्त का, मध्यकालीन वित्त का, सामाजिक निवेशकार का। क्या होगा आंसर? मध्यकालीन वित्त का। जन निक्षेप होगा, पब्लिक डिपॉजिट मध्यकालीन होता है। बॉन्ड ऋण साधन है दीर्घकालीन ऋण का, मध्यकालिक ऋण का, अल्पकालीन ऋण का, कोई नहीं, मध्यकालीन। करेक्ट। संचय अधिमान अंशों पर यानी प्रेफरेंस शेयर पर हानि लाभ दिया जाता है। हानि वाले वर्ष में, लाभ वाले वर्ष में, हर वर्ष लाभ हो या हानि कोई नहीं। प्रेफरेंस शेयर में फिक्स है 10%, तो हमको प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही पड़ेगा। अंश निर्गमन एक स्रोत है मध्य अवधि वित्त का, अल्प अवधि वित्त का, दीर्घकालिक वित्त का, कोई नहीं। शेयर एक वाला अगर 20 साल, 25 साल, 30 साल चलता है। लाभों का पुनः भुगतान निवेश एक स्रोत है। लाभों का पुनः भुगतान निवेश एक स्रोत है। मध्यकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालिक, कोई नहीं, लॉन्ग टर्म होगा। करेक्ट। ओके, नाउ द चैप्टर नंबर 21 इज डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। लागत एवं लाभ का निर्धारण, यानी लागत का निर्धारण और लाभ का निर्धारण। ये बीकॉम 3rd पार्ट में कॉस्ट में है। लागत पढ़ाए थे ना जी। किसी वस्तु को निर्माण करने में
या खरीद कर लाने में, कुल जितना हम खर्च भुगतान करते हैं वही लागत है। जैसे एक पंखा को मैंने मुंबई में खरीदा 1430 रुपया में, 20 रुपया वहाँ का लेबर ले लिया, 50 रुपया भाड़ा लग गया दरभंगा तक आने में, और 10 रुपया मेरा फिर से ऊपर से खर्चा हो गया दरभंगा से यहाँ लाने में, तो कितना 1430 और 20, 1450 और 50 भाड़ा 1500 और 10 रुपया वहाँ से रैयाम लाने में, यानी इसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया 1510। समझे बात को? नाउ द ऑब्जेक्टिव इज, इधर से ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम में बहुत आता है। टेलीफोन वह है अस्थाई, चल, अर्धचल, कोई नहीं पूछा हुआ है 5 बार भी, अर्धचल 5 से ज्यादा पूछा है। चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण कौन सा है? पूंजी पर ब्याज, सामग्री लागत, धन कर, किराया। चल लागत का श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? पूंजी पर ब्याज, सामग्री लागत, पूर्वदत्त व्यय, कोई नहीं, सामग्री लागत करेक्ट। चल मतलब परिवर्तनशील, तो सामग्री जो ऐसा लागत है कि जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे उतना ज्यादा कच्चा माल लगेगा। एक घर बनाएंगे तो 3 ट्रैक्टर लगेगा ईंटा, और 10 घर बनाएंगे तो 30 ट्रैक्टर लगेगा। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उतना ज्यादा कच्चा माल खपत होगा। इसमें से कौन सा कारखाना ऊपरी व्यय नहीं है? कारखाना बीमा, प्लांट पर ह्रास, ड्राइंग्स कार्यालय वेतन, वेतन। वेतन हाँ तो बैठो ना। निम्नलिखित में से अस्थायी लागत का उदाहरण है प्रत्यक्ष सामग्री लागत, चार्ज योग्य लागत, कार्यालय प्रबंधक का वेतन, प्रत्यक्ष श्रम लागत। क्या होगा आंसर? कार्यालय प्रबंधक का वेतन। मूल्य नीति होती है उपभोक्ता के पक्ष में, सरकार के पक्ष में, उत्पाद निर्माता के पक्ष में, सभी के पक्ष में। करेक्ट। कुल लागत में शामिल है मुख्य लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत, उपयुक्त सभी। ठीक है। Now the chapter number 22 is possibilities and strategies for growth and development of business। व्यवसाय के समृद्धि और विकास में संभाव्य की रणनीतियां, यानी रणनीति, बिजनेस को सफल कैसे बनाएं उसकी रणनीति है यहाँ पे। तुम लोग थोड़ा गौर से पढ़ना, बिजनेस एकदम आगे जाएगा। अरे इसमें बहुत सारा स्ट्रेटेजी दिया है, बताया है कि आपको बिजनेस को कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, और इसका अगर इम्प्लीमेंट कर दोगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकली बिजनेस में, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हाउ मच यू कैन डेवलप एट योर प्लेस। अपनी जगह पे आप इतना डेवलप कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। विकास की गिरती स्थिति में उद्यम अपने आप को जीवित रखना कठिन पाता है। उद्यम को तेज गति से हानियां होती है। उद्यम दुकान बंद करने को अच्छा मानता है। उपयुक्त सभी कुछ, हाँ ऑल अबव, यानी ये तीनों कंडीशन होता है। जब विकास की स्थिति गिरती है तो क्या होता है, व्यापारी सब का हालत खराब हो जाता है, तो वह हानि होने लगता है या दुकान बंद करना अच्छा मानता है। समामेलन का अर्थ है एक संगठन द्वारा दूसरे संगठन को ले लेना। दूसरा, 2 या अधिक व्यवसाय का मिश्रण। तीसरा, अन्य संगठन में नियंत्रण। क्वेश्चन है, समामेलन का अर्थ है डॉट, एक संगठन द्वारा दूसरे संगठन को लेना। 2 या अधिक व्यवसाय का मिश्रण। तीसरा, अन्य संगठन में नियंत्रण अंश प्राप्त करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। दो या अधिक व्यवसाय का मिश्रण, ठीक है। सामान्यतः विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है 2 तरीकों में, 3 तरीकों में, 4 तरीकों में, 5 तरीकों में। क्या होगा आंसर? बैठिए प्रभु। फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत डॉट उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजर के पास, उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजी के हाथ में, दोनों कोई नहीं। क्या होगा आंसर? उत्पाद का नियंत्रण फ्रेंचाइजर के पास,
हम जब फ्रेंचाइजी लेते हैं कंपनी से, उस कंपनी के हिसाब से हम प्रोडक्ट बेचते हैं, और नहीं बेचेंगे तो वो मेरा फ्रेंचाइजी कैंसिल कर देगा। एग्जांपल दे, यहाँ पे आरसीएम का दुकान है ना, देखे हो, तो वह फ्रेंचाइजी है आरसीएम का, तो आरसीएम का गाइडलाइन उसको फॉलो करना है। वो अपने दुकान पे कोई भी दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट नहीं रख सकता है। अगर रख लिया, आरसीएम का जो अधिकारी अगर पकड़ लिया तो उसका फ्रेंचाइजी कैंसिल कर देगा। तो पूरा स्वामित्व तो किसके होता है? फ्रेंचाइजर के पास होता है। संघीय एक तकनीकी है, उसी उद्योग में विस्तार करना, अन्य क्षेत्रों में विविधता करना, अन्य इकाई को लेकर संगठन को उप इकाइयों में बांटकर। हाँ, बी अन्य क्षेत्रों में विविधता करना, ठीक है। एकीकरण से आशय है आंतरिक विस्तार, बाहरी विस्तार, आंतरिक एवं बाहरी कोई नहीं। क्या होगा आंसर? आंख बंद करके गुलेटी मार रहा था, जो लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो चलने नहीं। बाजार वेधन में एक संपत्ति स्कूटर, मान लेते हैं स्कूटर, दूसरे के लिए विनिमय है। एक पुरानी संपत्ति स्कूटर एक नए से बदलना। सी एक संपत्ति स्कूटर कैश में बेचना, एक संपत्ति स्कूटर कैश में बेचना। यानी बाजार विभेदन क्या है? एक संपत्ति को नगद में बेचना। नाउ लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 23, इंटरप्रेन्योर डिसिप्लिन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उद्यमिता का अनुशासन और उत्तरदायित्व। ठीक है, उद्यमी के दायित्व हैं समाज के प्रति, सरकार के प्रति, पर्यावरण के प्रति, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट, साहसी का कर्तव्य है मुनाफा वसूली, कर चोरी, पर्यावरण प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। मुनाफा वसूली साहसी का कर्तव्य है, सुनने से भी अल्टर नहीं लग रहा है। आंसर होगा इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चूंकि मुनाफा वसूली तो हो ही नहीं सकता है, कर चोरी भी नहीं हो सकता है, प्रदूषण भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, सामाजिक साइलेंट, सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय उन नीतियों को लागू करना, उन निर्णय को लाना, जो उन कार्यों को करना जो समाज के उद्देश्य एवं पूर्ति के लिए वांछनीय है। यह कथन किसका है? HR बोवेन, कुंटज ओडोलेन, नन ऑफ दीज, दोनों। HR बोवेन। Now let's come to chapter 24, प्रोजेक्ट वर्क्स। ऑब्जेक्टिव यहां से भी आता है। परियोजना तैयार की जाती है प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। क्या होगा आंसर? सभी के द्वारा, सही है। परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन विनियोजन है, व्यय है, अपव्यय है, इसमें से कोई नहीं। विनियोजन, करेक्ट। परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन, प्रबंधकीय मूल्यांकन, ये सभी करेक्ट। परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है अनुभव, मस्तिष्क का उपयोग, अनुभव एवं मस्तिष्क का उपयोग दोनों, कोई नहीं, करेक्ट। परियोजना प्रतिवेदन सारांश है तथ्यों का, सूचनाओं का, विश्लेषण का, ये सभी करेक्ट। परियोजना निर्माण का उद्देश्य है, उद्देश्य निर्धारण करना होता है प्रस्तावित परियोजना का कुल प्रभाव, प्रस्तावित योजना का अधिकांश प्रभाव, प्रस्तावित योजना का अल्पांश प्रभाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। परियोजना निर्माण का उद्देश्य निर्धारण करना होता है प्रस्तावित परियोजना का कुल प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट, परियोजना निर्माण संबंधित है परियोजना चक्र के चौथे चरण से, परियोजना चक्र के दूसरे चरण से, परियोजना चक्र के तीसरे चरण से, परियोजना चक्र के प्रथम चरण से। तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान की जाती है पूर्ति संभावना, मांग संभावना, निर्यात संभावना, आयात संभावना। तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान की जाती है
पूर्ति संभावना, मांग संभावना, निर्यात संभावना, आयात संभावना। मांग संभावना, ठीक है। 24 तक था ऑब्जेक्टिव, उसके बाद नहीं ना था, नहीं है शायद। लेट्स सी, आगे केस स्टडी सब है। चलिए, यू कंप्लीटेड योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटर पैनल शीट। एक एक करके रिवीजन करते रहना, सप्ताह में एक बार बीएसटी जैसे टारगेट कर लेना है, मंडे टू सैटरडे। अभी अब कौन सा चल रहा है? अभी जो भी चल रहा है, बृहस्पतिवार है क्या? तो इसमें ईपीएस हो गया, अगले में बीएसटी, फिर उसके अगले में ईपीएस। टारगेट कर दो कि एक सप्ताह में एक बार बीएसटी को, एक बार ईपीएस को रिवीजन करना है। और अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव डेली पढ़ना है, क्योंकि अकाउंट्स में 50 में 50 स्कोर करके हम लोग को आना है, और उसके लिए हमको प्रैक्टिस की जरूरत है। याद तो सभी कर लिए, अच्छी बात है, समझे बात को।